हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं दिनेश यादव और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पार्टेंस लर्निंग मीडिया पर। तो कल हम लोगों ने सॉल्यूशन का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन, दैट मींस कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ा था, जिसके अंदर हमने पार्ट फर्स्ट में जितने क्या क्या देख लिया था कंसंट्रेशन टर्म्स कि मास परसेंट क्या होता है, वॉल्यूम परसेंट क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम परसेंट क्या होता है, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, पार्ट्स पर बिलियन क्या होता है, स्ट्रेंथ क्या होती है, मोलैरिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी क्या होती है। तो ये सब हम लोगों ने इसके फर्स्ट लेक्चर में देखा। आज इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं और लेक्चर नंबर 4 जो सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन टर्म्स को, रिमेनिंग कंसंट्रेशन टर्म्स को हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग नॉर्मलिटी को पढ़ चुके थे, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे किस चीज को, मोलैलिटी को। ठीक है ना, तो 9th चलेगा आपका ये कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है ना, कंसंट्रेशन टर्म्स से ही चलेंगे अभी। ये पार्ट सेकंड है। तो सबसे पहला कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, मोलैलिटी। मोलैलिटी, मोलैलिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते थे, मोलैलिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो जल्दी से बताइए मोलैलिटी से हम लोग देखो क्या समझते हैं। मोलैलिटी को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहेंगे तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द number of moles dissolved in, या प्रेजेंट भी बोल सकते हैं, dissolved in 1 kg of solvent। क्या मतलब हुआ कि सॉल्यूट के जितने नंबर ऑफ मोल्स 1 kg सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी। ठीक है ना, तो मैंने लिखा इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहां पे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है ना, डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। दैट मीन्स मैंने क्या बताया, दैट इज अगर ये कंटेनर है और यहाँ पे आपने कोई सॉल्वेंट लिया है जिसका अमाउंट कितना लेके चले, 1 kg सॉल्वेंट में आप जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व करा सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो कल हमने पढ़ा था कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन डिफिनिट क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन रिलेटिव टू द सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पे हम लोगों को देखना है कि 1 kg सॉल्वेंट में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने डिसॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज द मोलैलिटी टर्म इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज मोलैलिटी इक्वल क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है ना, इसको हम लोग और कैसे देख सकते हैं, इसको हम लोग कैसे देखेंगे, मोलैलिटी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे बताइए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट, इसको हम पहले मैथमेटिकल लिखेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मैंने कहा था B से रिप्रेजेंट करूंगा मैं सॉल्यूट को और A से रिप्रेजेंट करूंगा सॉल्वेंट को, या 2 से रिप्रेजेंट करूंगा सॉल्यूट को, 1 से रिप्रेजेंट करूंगा सॉल्वेंट को। तो यह नंबर ऑफ मोल्स, भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट को किससे रिप्रेजेंट करते थे, A से, इन
kg। अब इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करके लिखे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या कहता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर वेट। तो ये मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का है, बट मोलैरिटी को भी हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर चुके हैं, इसलिए मॉलिक्यूलर वेट को हम लोग M डैश से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर इस चीज को मैं ग्राम में लेके चलूं तो ग्राम में अगर मेरे को वैल्यू दी है सॉल्वेंट के वेट की, तो मैं क्या करूंगा, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहूंगा। किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे 1000 से डिवाइड देना पड़ेगा। वो 1000 का डिवाइड हम लोग कहाँ पहुंचा देंगे, मल्टीप्लाई में ऊपर की ओर यहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो ये अगर डायरेक्ट वैल्यू ग्राम में दी होती तो हम यहाँ पे ग्राम में रखे उसको हम लोग इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूले दो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। ये आप इनका यूज करके मोलैरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इस चीज में ध्यान दीजिए आप कि मॉलिक्यूलर वेट, आप में से बहुत से बच्चे, कल मैंने बताया था, अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट की बात करूं फॉर एग्जांपल, तो मॉलिक्यूलर वेट को वैसे तो मैं आप लोग फर्स्ट ईयर में सीख चुके हैं, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर वेट नॉर्मली जनरली किसी की भी निकाल लो। जैसे सपोज करो मैंने कहा K2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट बताइए, तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ पोटेशियम कितना है 2, नंबर ऑफ एटम इनटू इट्स एटॉमिक मास। एटम का क्या होगा अपना एटॉमिक मास, तो इसका कितना होता है 39, प्लस 1 सल्फर है, सल्फर का 32, 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 16। इनको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे आप लोग, इसके मॉलिक्यूलर वेट की। 4 2 6 1 7 3 10 7। तो ये इस तरीके से इतना यूनिट आपका क्या निकल आएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ K2SO4। ध्यान रखना, अगर मैं इसके इक्विवेलेंट वेट की बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट की जगह पे इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट को हम लोग MW से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं कुछ जगह पे, ठीक है ना। तो अगर इक्विवेलेंट वेट की बात आती है तो क्या कहते थे, मॉलिक्यूलर वेट बाई वैलेंसी। अब बात आई वैलेंसी, तो K2SO4 को अगर हम लोग डिसोसिएट कराएंगे वाटर में, तो ये 2K प्लस देता है और SO4 2 माइनस। तो यहाँ से जो वैलेंसी है वो कितना है, मैक्सिमम चार्ज देख लो आप लोग, ठीक है, चाहे प्लस में या माइनस में दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी इसकी वैलेंसी 2, तो बैलेंस फैक्टर अगर 2 आया तो मॉलिक्यूलर वेट 174 में आप 2 से डिवाइड कर देंगे और क्या आ जाएगा 2 8 जा 16 और यहाँ 1 तो 2 7 जा 14। दिस इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटेशियम सल्फेट। तो इस तरीके से हम लोग इनके मॉलिक्यूलर वेट या इक्विवेलेंट वेट का यूज नॉर्मेलिटी में करते थे। नॉर्मेलिटी में क्या बोलते थे, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को हम लोग कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को कैसे निकालते थे, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते थे, मॉलिक्यूलर वेट बाई वैलेंसी, ठीक है ना। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको रफ करूं। चलिए तो अब हम लोग 9th टर्म पढ़ चुके हैं, क्या, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है अभी हमने बताया, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, इज कॉल्ड कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। अब हम लोग देखेंगे 10th टर्म। एक्चुअली 10th टर्म कोई पढ़ने की इतना कोई खास आवश्यकता नहीं है। फॉर्मेलिटी कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। जो मोलैरिटी होती है उसी तरीके से हम इसको भी कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअल में कोई चेंजमेंट नहीं, पहले फॉर्मेलिटी यूज हुआ करती थी, आजकल उस टर्म को रिप्लेस करके हम लोग मोलैरिटी को यूज कर रहे हैं। वैसे हम लोग डिफाइन करना चाहें तो कोई पूछ सकता है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, इट इज डिफाइंड एज द number of formula mass, number of formula weight present in 1 liter of solution, present in 1 liter of solution। तो ध्यान रखना कि इस चीज से हम लोग क्या समझते हैं, जहां पे हम बोलते थे नंबर ऑफ मोल्स मोलैरिटी में, वहां यूज कर रहे हैं नंबर ऑफ फॉर्मूला वेट, ठीक है ना। तो फॉर्मेलिटी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फॉर्मूला वेट, नंबर ऑफ फॉर्मूला वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ फॉर्मूला बेट की, तो देखो नंबर ऑफ फॉर्मूला बेट को हम लोग NF, अब नंबर ऑफ फॉर्मूला बेट किसका होगा, ऑफ सॉल्यूट, ऑफ सॉल्यूट, इसको इस तरीके से लिख लें, नंबर ऑफ फॉर्मूला बेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ फॉर्मूला बेट किसका है, सॉल्यूट का, अपॉन में वॉल्यूम किसका है, सॉल्यूशन का इन लीटर। बात आई कि नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग जब निकालते थे सॉल्यूट के, नंबर ऑफ मोल्स को तो लिखते थे वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर वेट। दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। और यहां पे ये क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, यहां पे क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। बट अभी हमने देखा कि इसी सिमिलरली हम इसको क्या देख सकते हैं, नंबर ऑफ फॉर्मूला वेट को अगर कैलकुलेट करेंगे तो जैसे नंबर ऑफ मोल्स में होता था वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो यहां पे लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर, मॉलिक्यूलर वेट की जगह आ जाएगा फॉर्मूला वेट, क्या आ जाएगा, फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट। तो FW का मतलब है फॉर्मूला वेट। अब बात आई फॉर्मूला वेट, अब बात आई आपके दिमाग में कि यहां से फॉर्मूला वेट, मॉलिक्यूलर वेट तो निकालना जानते हैं, बट फॉर्मूला वेट कैसे निकलेंगे। आप एक्चुअली ये बताइए जल्दी से कि कोई भी चीज मैं ले लेता हूं, सपोज करो मैंने एसिटिक एसिड लिया या सोडियम एसीटेट लिया, तो सोडियम एसीटेट एक फॉर्मूला है किसी भी कंपाउंड का, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल है सोडियम एसीटेट, अगर इसका मैं कहूं आपसे कि वेट निकालिए, तो चाहे आप मॉलिक्यूलर वेट निकालें या आप ऐसे बोलें कि इस फॉर्मूले का वेट फॉर्मूला वेट, तो चीज आपकी सेम होगी। आप इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालें सॉल्यूट का, या आपको मान लो सपोज करो इसका मैं फॉर्मूला वेट निकालूं, तो फॉर्मूला वेट और मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे हम लोग, कार्बन की संख्या 1 है, इसका एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन 3 है, 3 × 1, कार्बन यहाँ पे 2 थे तो यहाँ 2 कर लो, 2 कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन 3 × 1 और ऑक्सीजन 2 × 16 और प्लस का सोडियम 1 × 23। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से इसका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। और मॉलिक्यूल क्या एक फॉर्मूला है, किसी भी फॉर्मूले का वेट भी निकालेंगे तो इसको फॉर्मूला वेट, मतलब जैसे हम, मेरा कहने का मतलब ये है जैसे हम लोग मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं वैसे ही आप फॉर्मूला वेट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फॉर्मूला वेट को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आप देखें इस तरीके से मैं बोलूं कि फॉर्मेलिटी का एक्यूरेट एक फॉर्मूला अगर बनाना चाहें तो हमने लोगों ने लिखा था नंबर ऑफ फॉर्मूला वेट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आप यहां लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आप बताइए फॉर्मूला वेट, फॉर्मेलिटी क्या होगा, नंबर ऑफ फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट। तो फॉर्मूला वेट क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इट्स फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट। जहां पे मॉलिक्यूलर वेट यूज करते थे वहां फॉर्मूला वेट आया, मॉलिक्यूलर वेट और फॉर्मूला वेट एक ही तरीके से निकालते हैं, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब अगर ये ml में है तो ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, वो कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला बन गया, फॉर्मेलिटी। ध्यान रखना इस चीज को। तो आप जल्दी से बताएं फॉर्मेलिटी क्या होती है। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेलिटी। ठीक है, कोई अंतर नहीं है फॉर्मेलिटी और मोलरिटी में। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग जल्दी से। इस चीज को मैंने केवल आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, इससे रिलेट करने के लिए। बाद बाकी इस चीज का इस फॉर्मूला वेट में अभी कोई रिलेट, इस फॉर्मूले में कुछ नहीं रखना। ठीक है, तो नंबर ऑफ फॉर्मूला वेट को हमने यूज किया है यहाँ पे। ठीक, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं रफ करने जा रहा हूं। अब हम लोग देखेंगे और एक इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स है, ठीक है ना, जिसका 12th सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, वो है मोल फ्रैक्शन। और अभी हम लोगों ने देखा मोलैलिटी। मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन दोनों बहुत ज़्यादा यूज होंगे अपनी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में, और खासकर मोलैलिटी तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में यूज होना ही होना है हर जगह। ठीक है ना, तो वो चीज़ आगे भी देखेंगे। फिलहाल हम लोग टर्म पढ़ते हैं 11th टर्म कौन सा है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, देखो मोल फ्रैक्शन को हम लोग जो है चाई से रिप्रेजेंट करते हैं।
दिस इज चाय, ठीक है ना। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो समझें। इट इज डिफाइंड एज द number of moles of any one component to the, it is defined as the ratio, यहाँ पे हम थोड़ा सा और बढ़ा लें, it is defined as the ratio between number of moles of any one component to the total number of moles। क्या है इसका मतलब वो समझ लें। मैंने यहाँ पे थोड़ा आराम से देखना, मेरे पास दो कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सपोज करो मैंने सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करना चाहा, तो जिस कंपोनेंट 2 का मतलब या मैं बी लेके चल सकता हूँ, ए बी से आपने सभी पढ़े हैं तो मैं बी लेके चल रहा हूँ। तो अगर मैं बात करूँ कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन मुझे कैलकुलेट करना है, तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को मेरे को फ्रैक्शन फॉर्म में लेना है, तो ऊपर लेंगे न्यूमरेटर में, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब सॉल्यूशन के मोल्स का मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के नंबर ऑफ मोल्स का जो टोटल सम होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये मेरा क्या हुआ आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर मैं बात करूं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो अभी अगर मैंने मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट कंपोनेंट का निकाला था तो नंबर ऑफ मोल्स किसके लिए थे, सॉल्यूट के अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब मैं मोल फ्रैक्शन अगर सॉल्वेंट का निकालना चाहूं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना। बात सिंपल सी ये है कि जिस चीज का मोल फ्रैक्शन हम निकाल रहे हैं जिस कंपोनेंट के, उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर और टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे, तो इसको क्या बोल सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द ratio between number of moles of any one component to the total number of moles, number of moles of any one component to the total number of moles। ध्यान रखने वाली चीज क्या है यहाँ पे ध्यान आपको रखना है कि जो इन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दोनों का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है। इससे क्या होने वाला है, सपोज करो मेरे पास अगर मैंने चाय बी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल लिया, मुझे कहीं से भी अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो मैं फॉर्मूले का यूज ना करके डायरेक्ट यहाँ से भी 1 माइनस चाय बी करके इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। सपोज करो मैंने यहाँ पे पहले रख के चाय बी को कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो मेरे पास अगर ये वैल्यू आ गई है तो हम चाय ए का यूज इस फॉर्मूले से ना करके डायरेक्ट 1 में से माइनस करेंगे। ऐसा क्यों, तो अगर इसको देखना चाहें तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि चाय ए प्लस चाय बी, ठीक है ना, ये 1 के इक्विवेलेंट कैसे है, तो इसको देखते हैं। तो सब चाहिए क्या लिखा था मैंने, एन ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स एन ए प्लस एन बी, और ये क्या है चाय बी, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ तो एन ए प्लस एन बी आया अपना, यहाँ 1 टाइम्स गया ये ऊपर एन ए और यहाँ पे एन बी यूज हुआ, इसको कैंसिल आउट किया तो ये कितना आया 1। तो चाहिए प्लस चाय बी की वैल्यू कितनी आती है 1। अब ऐसा नहीं है, कई जगह पे आपको और बड़ा फॉर्मूला लिखा मिल जाता है, ठीक है ना, तो उससे आप घबराएं नहीं, वो इसकी फॉर्म है। जैसे मैंने कहा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, हो सकता है कोई आपको एन ए को भी लिख के दे दे, क्या लिख सकते हैं आप इसको, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर वेट अपॉन क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर वेट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर वेट। तो इस तरीके से हम इसको ओपन भी कर सकते हैं, एक्सपेंड भी कर सकते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये आप पीछे देख चुके हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से मोल फ्रैक्शन क्या होता है बताइए, कि मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी गिवन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अगर मोल फ्रैक्शन मुझे सॉल्यूट का निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मोल फ्रैक्शन अगर मुझे सॉल्वेंट का निकालना तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दोनों का जो सम होता है 1 के इक्विवेलेंट होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, पर मैं यहाँ पे रफ नहीं करूंगा, इसी में मैं मास फ्रैक्शन को ही बताना चाहूंगा, ठीक है ना।
आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं इसी जगह पे क्या यूज कर रहा हूं, 12th टर्म, जो कि मेरे पास क्या है, 12th टर्म अपने पास मैं पढ़ूंगा मास फ्रैक्शन। तो मास फ्रैक्शन को एक्चुअली हम लोग चाई से रिप्रेजेंट नहीं करते, जो मोल फ्रैक्शन को हम लोग चाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और चाई जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। किसको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, ठीक है ना। तो यहाँ पे मास फ्रैक्शन को हम नॉर्मली कैपिटल एक्स से या स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द, अब यहाँ पे मैं एक्स यूज करूंगा, यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, एक्स बी एक्स ए। तो यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ वो नंबर ऑफ मोल्स नहीं यूज करूंगा, ठीक है ना। इस चीज को आप ध्यान दें। इट इज डिफाइंड एज द, क्या चेंजमेंट होगा, रेशियो बिटवीन द मास ऑफ यहां लिखा हुआ एनी वन कंपोनेंट टू द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। आप देखिए यहाँ पे मैं मास की मैं बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं मास फ्रैक्शन, तो मास फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, मास ऑफ एनी वन कंपोनेंट। अब यहाँ कंपोनेंट कौन सा यूज किया, बी का मतलब सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन का मतलब है टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो मास ऑफ द सॉल्यूशन बोल दो या टोटल मास ऑफ द कंपोनेंट बोल दो, टोटल मास ऑफ द कंपोनेंट्स तो ज्यादा बेहतर है, कंपोनेंट्स, क्योंकि सॉल्यूशन का मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब ही होता है टोटल मास ऑफ द कंपोनेंट्स। तो दोनों कंपोनेंट जो ए और बी हैं उनका टोटल मास, दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट क्या मिलता है, मास ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की, तो यहाँ पे मास किसका लूंगा मैं, सॉल्वेंट का, और टोटल मास यहाँ पे लिया जाएगा, मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन लिया जाएगा। तो आप ध्यान दें यहाँ पे मैंने क्या डेफिनेशन बना ली, इट इज डिफाइंड एज द मास फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द मास ऑफ एनी वन कंपोनेंट टू द टोटल मास ऑफ द कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स का टोटल मास और मास ऑफ गिवन कंपोनेंट, ठीक है, उनका जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड मास फ्रैक्शन। और यहां से हम बोल सकते हैं इसी तरीके से आपसे कि जो मास होता है, मास फ्रैक्शन, तो ध्यान रखना, अब बात आ रही होगी सर इस तरीके का फॉर्मूला तो हमने मास परसेंट में भी लिखा था, ठीक है ना। तो मास परसेंट में हम लोग परसेंटेज निकालते थे, वहां 100 का यूज और करते थे, 100 पार्ट्स में से देखते थे। यहाँ पे 100 पार्ट्स लेके नहीं चल रहा हूं मैं, मास अगर यही मास परसेंट होता तो यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई होता। तो मास परसेंट में भी ध्यान रखना कि वहां भी ऐसे ही हम लोग यूज किया करते थे फॉर्मूला, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। बस यहाँ पे क्या अंतर आता था, यहाँ 100 का मल्टीप्लाई होता था, जो कि यहाँ नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, मास फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मास फ्रैक्शन ऑफ बी, मतलब मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, ये दोनों का सम भी कितना होता है 1। आप समझ चुके होंगे। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो आपके पास जो डिनोमिनेटर डब्ल्यू बी आएगा जो 1 टाइम्स कैंसिल होगा, फिर ये इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ इन दोनों का समेशन कितना आने वाला है, ये अगर मैं किसी एक का निकालना चाहूँगा, ठीक है ना, मास फ्रैक्शन, तो 1 में से दूसरे का जिसका गिवन है, अगर इसका मुझे गिवन है तो मैं इसके मास फ्रैक्शन को माइनस करके क्या कर सकता हूँ, दूसरे कंपोनेंट का मास फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। अब आप मेरे को बताएं, यहाँ पे थोड़ी सी चीज और ध्यान रखना जो मैं बताने जा रहा हूं, कुछ ध्यान दें, एक नजर। क्या ध्यान देंगे, मैंने पढ़ा मास, मैंने क्या क्या कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़े हैं, मैंने पढ़ा मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास बाई वॉल्यूम परसेंट, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, स्ट्रेंथ, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन। अब आप ध्यान दें कि टेम्परेचर से किस पर इफेक्ट पड़ने वाला है, टेम्परेचर के साथ कौन चेंज हो सकता है, ये क्वेश्चन आपका कंपटीशन बन सकता है। तो जिसमें अगर हमने वॉल्यूम का यूज किया है वो सभी टेम्परेचर के साथ चेंज होंगे, और जिसमें वॉल्यूम का यूज नहीं हुआ है, दैट मीन जिसमें वेट यूज हुआ है या नंबर ऑफ मोल्स वर्ड यूज हुए हैं, तो वो वेट हुआ या नंबर ऑफ मोल्स हुए, ये डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, बट वॉल्यूम चेंज किसके साथ होगा, टेम्परेचर के साथ। तो आप ध्यान दें, आप क्वेश्चन एक बनता है कि मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों में रिलेशन, तो मैं कल के दिन बताऊंगा, को रिलेशंस कल चलेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो
बोर्ड एग्जाम में तो उनके फॉर्मूले भी आप लर्न कर लेते चल जाएगा, पर कंपटीशन में आपको फॉर्मूले के साथ साथ अगर डिराइव आता है तो उसमें क्या होता है, देखो कंपटीशन में वैसे तो बच्चे फॉर्मूले याद कर लें तो उससे काम हो जाता है, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड ही आपको क्वेश्चन करना पड़ता है, पर नॉलेज के लिए आपको मैं डेरिवेशन भी बता दूंगा, तो अभी से आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब मुझसे पूछा जाता है इन दोनों टर्म में से कौन टेम्परेचर के द्वारा चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो आप क्या देखेंगे, मोलैलिटी क्या होती थी, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और मोलैलिटी क्या होती थी, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे जो आता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट आता है, जबकि यहाँ पे जो आता है वो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आता है इन लीटर इन केजी। अब ध्यान रखना कि इसमें कहीं भी वॉल्यूम टर्म नहीं आया, तो नंबर ऑफ मोल्स एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट बोथ आर इंडिपेंडेंट on temperature while the volume is dependent on temperature, therefore molality जो होगी, मोलैलिटी वर्ड जो है, मोलैलिटी डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, while the molarity कंसंट्रेशन टर्म जो है मोलैलिटी, ये क्या हो जाएगा, टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाएगा। तो सिंपल सा ये ध्यान रखना है कि जिसमें वॉल्यूम यूज हुआ हो, जहां जहां हमने अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर बोला है, वो सभी के सभी कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाते हैं। और दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है, क्योंकि हमने कहाँ पे पढ़ रखा था वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन, ध्यान करें 5th चैप्टर स्टेट ऑफ मैटर में जब हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में हम लोग क्या पढ़ते थे ना, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ध्यान है आपको। तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, वहाँ भी एक स्पेसिफिक कंडीशन लेते थे, वहाँ प्रेशर कॉन्स्टेंट होता था। क्या कांस्टेंट होता था, प्रेशर, ठीक है ना, और गिवन कंपोनेंट का अमाउंट भी डिफिनिट होना चाहिए था। तो वहाँ पे हम लोग बोलते थे, क्या बोलते थे, ये चीज हम लोग लेते थे, प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ द गिवन अमाउंट ऑफ द सबस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ये आ जाएगा, ये चीज आपने पढ़ी है ना। तो ध्यान रखना कि कोई भी कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर के साथ चेंज कब होगा, जब उसमें क्या है, वॉल्यूम का टर्म यूज हुआ है। अदरवाइज वॉल्यूम अगर किसी फॉर्मूले में यूज नहीं हुआ है किसी कंसंट्रेशन टर्म्स में, तो वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगा। गॉट इट, आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। अब बात जल्दी से आप देखें, कंसंट्रेशन टर्म्स जितने भी हमने देखे हैं वो सभी कंसंट्रेशन टर्म्स को आपने एक तरफ से लिखा होगा। कल मैं क्या करूंगा, आपको इन्हीं कंसंट्रेशन टर्म्स के रिलेशन को ड्राइव कराऊंगा। जब कंसंट्रेशन टर्म्स के रिलेशंस को आप ड्राइव कर लेंगे तो आसानी से वो फॉर्मूला फिर आपको लर्न हो जाएगा। वैसे आप ये क्या कर सकते हैं, कभी भूल जाएं तो उसको ड्राइव करके देख सकते हैं। तो कल के दिन हम लोग जो लेक्चर बनेगा हमारा 4, आज का 4 है, कल जो 5th लेक्चर बनेगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कोरिलेशन बिटवीन देम, मतलब कि कंसंट्रेशन टर्म्स के बीच में कोरिलेशंस, ठीक है। चाहे वो मोलैरिटी नॉर्मेलिटी हो, चाहे वो मोलैरिटी मोलैलिटी हो, ठीक है, चाहे वो मास परसेंट के साथ मोलैरिटी का रिलेशन हो, ठीक है, जब डेंसिटी गिवन हो। तो ये सब चीजें हम कहाँ देखेंगे, कल के वीडियो लेक्चर में, और फिर उससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप घर पे बैठे नोट्स बना रहे होंगे, ठीक। इसी तरीके से आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ाई अपनी जारी रखें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।